दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत, और ये क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। साथ में हमारा डेली का करंट अफेयर्स रहता है। हालांकि कल के वीडियो में हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया था, बट इस वीडियो में कल का भी और आज का भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ओके, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपसे कल पूछा भी था और उसका जवाब अगर आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, उसका जवाब आज इस प्रश्न के रूप में मिल जाएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है? 36वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 39वीं या फिर 41वीं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा बनाती है। ओके, देखिए हमने यहाँ पर कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम दे रखे हैं और जिस बाउंड्री को वो शेयर करती है उनके देशों के नाम दे रखे हैं। देखो यहाँ पर देखिए आप, ये जो लाइन है ये 38 जो है समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा और नीचे साउथ कोरिया मिल जाएगा। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ओके, चलिए देखिए मैकमोहन लाइन जो होती है भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, और 38वीं अभी हमने देखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैगीनॉट रेखा जो होती है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच है। और मैनर हीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच। और ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हालांकि ड्यूरेंट रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है, बट हमारा वो पोर्शन जो जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है 106 किलोमीटर लंबी लगती है, उस रेखा को भी हम डूरंट लाइन कहते हैं। ओके, यानी भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ये जो है बाउंड्री लगती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों से, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण से? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, इसके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक तापमान पर बढ़ती हुई चिंताओं के मद्देनजर रखते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको कम करने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल होता है वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में। ओके, और ये जो संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये 2005 से लागू हुई है। इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था 26 अगस्त 2002 को, यानी क्योटो प्रोटोकॉल पर उसने हस्ताक्षर किए थे। और यूएनएफसीसी से जुड़ा हुआ है, और यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ओके, चलिए सरकार के द्वारा लगाए गए अवरोधों पर प्रतिबंधों को हटाया जाना क्या कहलाता है? अगर सरकार किसी चीज पर रोक लगा रखी है और उस पर जो रोक है अब वो हटा ले तो क्या बोलेंगे उसको? वैश्वीकरण? जी नहीं, ये नहीं होगा। निजीकरण? जी नहीं, निजीकरण में तो जो है सरकार एसेट्स को बेचती है, प्राइवेट हाथों में देती है। ठीक है, द्विपक्षीय समझौता? ये भी नहीं, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, यानी उदारीकरण करना। सरकार के द्वारा जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उनको हटाया जाना एक लिबरलाइजेशन होता है। और आपको पता होगा वर्ष 1991 में इंडिया ने जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था और इसमें उदारीकरण, एक सेकेंड, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे मॉडल को अपनाया था। ठीक है, जिसे एलपीजी मॉडल कहते हैं, उसको अपनाया था। चौथा प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों?
देखिए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा होते हैं। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं बट ऊपर वाला है। ठीक है? यानी नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है हमारा। और देखेंगे यहाँ पर थोड़ी-सी डिटेल इसके बारे में। देखिए, जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि केराटिन से बना होता है। इन्हें काटने पर दर्द नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल के बने होते हैं, द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। रक्त का संचरण इनमें नहीं होता है, यानी ब्लड फ्लो नहीं करता है। नाखून हुए, बाल हुए, तो इनमें इनको काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो नहीं होता है और ये केराटिन के बने होते हैं। ठीक है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हरी खाद के लिए आलू, गन्ना, सनई, चना। देखिए, ये तो नहीं होंगे। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। जो सन होता है जिसको बोलते हैं सनई, वो जो है हरी खाद के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके? इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ढैंचा होता है। सबसे ज़्यादा जो है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ढैंचा को हरी खाद के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ग्वार भी है, लोबिया है, सनई है। ये सभी क्या है, हरी खाद के रूप में महत्वपूर्ण है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है? चलिए, 6वां प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है, मान लो किसी चीज़ पर कोई कारक अलग से लगाया जाता है और जब वो कारक हटा लिया जाता है तो वस्तु जो होती है वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप पानी में नमक को घोल दो, क्या नमक प्राप्त किया जा सकता है? यस, प्राप्त किया जा सकता है फिर से। उस पानी को उबाल दो, उबाल के वो भाप बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या? नमक बचेगा। यानी नमक फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई वस्तु में किया गया परिवर्तन, ठीक है, और किसी कारक के द्वारा होने वाला परिवर्तन, उस कारक को हटा लेने पर फिर से उसमें वही अपनी पुनः अवस्था में आ जाए। ठीक है? यानी वस्तु फिर से प्राप्त की जा सकती है भौतिक परिवर्तन में, बट रासायनिक परिवर्तन में वस्तु फिर से वही प्राप्त नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप दूध से दही बनाओगे, क्या दही से फिर से दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। ठीक है? तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ठीक है? आप मोमबत्ती जलाइए, जलाने के बाद मोमबत्ती को फिर से प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये केमिकल रिएक्ट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ओके? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ये डिटेल है उसकी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 7वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? चिल्का झील के, पुलिकट झील, महानदी मुहाने पर, गोदावरी के मुहाने पर। ठीक है? देखिए, ये हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। ठीक है? मैप में देखेंगे अब हम इसको, यहाँ पर एक सेकंड। देखिए, ये आंध्र प्रदेश है इस तरीके से। ठीक है? आंध्र प्रदेश में यहीं पर है पुलिकट झील और इसके जस्ट पास में दे रखा है श्रीहरिकोटा द्वीप। और आपको पता होगा ये भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के पास में है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यही है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। ठीक है? ध्यान रखिए इसको। और जो है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है। यहीं से अभी आपको पता होगा 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, मैं आपको कुछ चंद्रयान 3 के बारे में फैक्ट्स बताता हूँ, आप उनको याद रखिए। अगर याद किए हैं आपने तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था LVM-3। उस रॉकेट के माध्यम से 14 जुलाई को उसको लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। 23 अगस्त को चंद्रमा की जो है साउथ पोल पर उतरा था ये। भारत ऐसा करने वाला दुनिया में पहला देश बना है कि उसने अपना जो लैंडर है उसको चंद्रमा की साउथ पोल पर उतारा है। और दुनिया में भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। ठीक है? लैंडर का नाम विक्रम रखा था हमने और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है? ये भी याद रखिए आप लोग। चलिए, ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि देखिए, चंद्रयान 2 2019 में हमने लॉन्च किया था लेकिन वो फेल हो गया था। अब चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। विकल्प के आधार पर माउस क्या है? एक सेकेंड। विकल्प के आधार पर माउस क्या है? मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? देखिए, ये तो नहीं होगा। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कमांड देने के लिए काम आती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस लिखी हैं, आप उनको देख लीजिए। दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर है। ठीक है, हम इसके लिए एक प्रॉपर सीरीज नहीं लाएंगे, बट जो है एक मैराथन लेके आएंगे 100 क्वेश्चंस की, और बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, और उसको आप देख लीजिए, वहाँ से 10 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएँ। ठीक है, इनपुट डिवाइस देखिए कीबोर्ड है, माउस, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर। यानी कि जिस चीज़ से आप, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको कमांड देते हो तो इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। जो प्रकाश का रंग होता है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ तरंग दैर्ध्य होता क्या है। देखिए तरंग दैर्ध्य होता है प्रकाश का कितनी दूरी तक जाना, उसकी जो वेवलेंथ है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी दूरी तक जा सकती है, वही तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं या गाड़ियों में जो पीछे वाली लाइट होती है, वो हमेशा रेड कलर की होती है, क्योंकि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। रेड कलर की जो लाइट होती है, रंग होता है, वो लंबी दूरी तक जा सकता है, ताकि दूर से ही दिख जाए कि सामने रेड लाइट है। रेड लाइट का मतलब स्टॉप होना होता है, तो वो ऐसी दुर्घटना होने से बच जाती है। ठीक है, रेड लाइट। और लेकिन बैंगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जो बैंगनी रंग की लाइट होती है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती है, वो वहीं फैल कर रह जाएगी। जैसे मान लीजिए ये लाइट होगी, ठीक है, बैंगनी रंग की ये लाइट है, तो उसका तरंग दैर्ध्य इधर ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, यहीं तक सीमित रह जाएगा। बट जो रेड लाइट होती है उसका तरंग दैर्ध्य इस तरीके से होता है। ठीक है, वो लंबी दूरी तक तय करती है। ठीक है, इस तरीके से होता है, वो लंबी दूरी तय कर सकती है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? ठीक है, और हमारे इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन के काल में। देखिए ये स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है भारत में, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन के काल में ही, रिपन जब गवर्नर थे, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिपन कब गवर्नर थे। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन जो थे वो 1880 से 1884 के मध्य, ठीक है, 1880 से 84 के मध्य रिपन जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, सॉरी वायसराय रहे थे। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल वायसराय में कन्वर्ट हो गया था ये पद जो है। और लॉर्ड रिपन 1882 में इन्होंने यह कदम उठाया था कि एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों में प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई थी। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको नीति निर्धारण में उनको शामिल किया गया था। ठीक है, 11वां प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, देखिए बात है 5 फरवरी 1922 की। चौरी चौरा की घटना होती है। उस समय उत्तर प्रदेश ना होकर ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में, जो कि आज प्रेजेंट में जो है हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वहीं से हैं। और वहीं पर होती है चौरी चौरा नामक घटना, जिसमें किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, और गुस्साई भीड़ ने पुलिस के थाने पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी को यह भय था कि ये जन उत्साह जो है, लोगों में जो है गुस्सा बहुत था, और गांधी जी को यह भय था कि ये आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है ये जन उत्साह जो है, और यही कारण था कि गांधी जी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? जो बहमनी साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे?
हरिहर बुक्का, मलिक काफूर, देव राय। जी नहीं, ये तो नहीं थे और ना ही ये थे, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों ने तो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन हसन ने इसकी स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना आप देखोगे साउथ में 1337 में की थी बहमनी अलाउद्दीन बहमन ने। ठीक है। और ये एक अफगान व्यक्ति था जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। भारत में गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था ये, और इसीलिए इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जब ये गद्दी पर बैठा उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यही है अलाउद्दीन हसन। चलिए, 13वां प्रश्न पढ़िए आप लोग। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये एक वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, और 2 सत्रों के बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 2 वर्ष यानी 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक है? और यहाँ पर थोड़ी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए हम ही पढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाते हैं। ठीक है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी दो बैठक के बीच से अंतर जो होती है, यानी जो दो बैठक होती हैं उसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाता है। और हमारे जो है पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसमें 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है, एक मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक चलता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर महीने में होता है ये। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। और अगर आप जानते हो कि संविधान को कब अपनाया गया था, अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हो। हमने फिर कहा था, पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि प्रस्तावना, अनुसूची, संविधान के भाग, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। और संविधान में आप देखोगे आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, इनसे संबंधित आर्टिकल्स जो हैं, और संसद, इनसे संबंधित आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और वेरियस बॉडीज़ हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी बॉडी है, ये जो है इनसे भी आप पढ़ लीजिए, इनको भी, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर 1949 का जिक्र दे रखा है। उसी दिन संविधान को अपनाया गया, और 26 नवंबर को ही जो है हम लोग संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर का दिन जो था संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको मनाने की शुरुआत होती है 2015 से। 2015 से ही क्यों? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान के पिता इनको कहा जाता है। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 से संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 15वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि जो है नकारात्मक दर्ज की गई, यानी नेगेटिव जो है ग्रोथ रेट दर्ज की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर एकदम सही है, डी वाला। नागालैंड की जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव दर्ज की गई है। सबसे पहले तो आप देखिए इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये बीच में असम। ठीक है, और ये ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है, ये आप देखोगे यही है नागालैंड। ओके, और नागालैंड की जो 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बीच में जो हुई है उसमें जो अंतर मिला है, नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई है -0.58% की। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के फैक्ट पर। देखिए हम लोग करंट अफेयर्स को इस फॉर्म में देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को। श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता एशिया कप। ठीक है, श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है। यूनेस्को ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया है, यानी यूनेस्को स्थल घोषित किया है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल को मिला है अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार।
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है मध्य प्रदेश में। निपाह वायरस के कारण केरल में हाई अलर्ट जारी है। बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मारवत उत्सव का आयोजन नागपुर में हुआ है। ठीक है, चलिए। मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। गृह आधार योजना गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखना, गृह आधार योजना गोवा की है। फुटबॉल के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पेन के ला लीगा फुटबॉल क्लब के साथ किया है समझौता। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये ओडिशा के सीएम के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने देखिए राखी नहीं रखी है, इसको हटा लीजिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रखी सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला। 15 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय अभियंता दिवस। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम बने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति। ओके, तो ये करंट अफेयर्स था, हमारा 2 दिन का था। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना अगर पसंद आया है तो। अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, बट डिसलाइक करने से पहले बताना होगा आखिर वीडियो में कमी कहाँ रही। ओके, और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।